का सशक्तिकरण होगा और इसके साथ साथ विकास जो है वो समावेशिक होगा। इसके अतिरिक्त हम जो हैं 13 जो वायदे किए हैं उसको हम पूरा कर पाएंगे। बजट 2015-16 में जो वायदे किए थे हम उसको पूरा कर पाएंगे और उसको हम मूर्त रूप दे पाएंगे। अमृत महोत्सव 2022 का 75वां वर्ष होगा हमारी आजादी का 2022 में, और उसमें आत्मनिर्भर भारत की गूंज को ही वो पूरा कर पाएंगे। और 6 ये स्तंभ हैं: स्वास्थ्य, फिजिकल एंड फाइनेंशियल और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना का विकास, समावेशिकता का विकास हो, भारत रीइन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल और मानवता जो संसाधन है उसको मजबूत करें और न्यूनतम अधिक कम लोगों के साथ शासन चला सकें। पहला जो स्तंभ है स्वास्थ्य और सबका कल्याण हो। यदि आरंभ में ही मैं ये कहना चाहूंगी कि जो स्वास्थ्य और अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश किया गया बजट में उसमें काफी अधिक बढ़ोतरी की गई है और इसको आप देख पाएंगे संस्थान हमारा जो प्रतिबद्धताएं हैं हम समग्र रूप से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और हम 3 क्षेत्रों में को मजबूती प्रदान करेंगे। क्यूरेटिव और हम चाहेंगे सबका कल्याण हो, सबकी तरफ ध्यान देंगे। जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसमें केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना इसको शुरू किया जाएगा। इसमें 64,180 करोड़ रुपए का इसकी लागत से हम इस परिव्यय का आरंभ करेंगे। इसमें परिव्यय होगा और इससे हमारी क्षमता का विकास होगा। प्राथमिक और दूसरा जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो सुधरेंगी, उसको मजबूती मिलेगी और जो हमारे संस्थान हैं इस कार्य में लगे हुए नए संस्थान हैं वो भी इस पर ध्यान दे पाएंगे। वो नए और जो रोग हैं उभर रहे हैं उसकी तरफ वो ध्यान दे पाएंगे और इससे जो हमारा स्वास्थ्य मिशन है वो आगे बढ़ेगा। ये जो योजनाएं हैं 17,000 ग्रामीण और 11,000 शहरी क्षेत्रों में जो वेलनेस सेंटर हैं उस पर ध्यान दे पाएंगे और इसके लिए प्रयोगशालाएं शुरू की जाएंगी। 3,382 ब्लॉक यूनिट्स होंगी 11 राज्यों में और क्रिटिकल केयर अस्पताल होंगे ब्लॉक्स में 682 जिलों में और केंद्रीय संस्थान होंगे। इससे हमारे जो राष्ट्रीय केंद्र हैं वो होंगे 5, इसके क्षेत्रीय केंद्र होंगे और 20 इकाइयां होंगी। इससे एकीकृत जानकारी मिल पाएगी। इसके लिए पोर्टल होगा सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, ताकि हम सभी सार्वजनिक जो प्रयोगशालाएं हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको जोड़ सकें। 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट होंगी और इससे 33 जो मौजूदा पब्लिक हेल्थ यूनिट हैं उनको मजबूत कर पाएंगे, उनको सशक्त कर पाएंगे और 42 हवाई अड्डे होंगे, 11 सी पोर्ट्स होंगे और लैंड क्रॉसिंग होंगी और 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होंगे और 2 मोबाइल हॉस्पिटल होंगे और एक राष्ट्रीय संस्थान होंगे। केंद्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म होंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में 9 बायोसेफ्टी लेवल के 3 प्रयोगशालाएं होंगी और 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्तर के संस्थान होंगे। न्यूट्रिशन पोषण के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हमारा जो पोषण है वो अच्छा हो और ये सभी को पौष्टिक भोजन मिले। इसके लिए हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चलाएंगे, कार्यक्रम चलाएंगे, पोषण अभियान चलाएंगे और इसके लिए मिशन चलाएंगे, विजन और इसमें जो हम रणनीति बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगी ताकि इसका 112 एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें ये इसको कार्यक्रम को चलाया जाएगा और पानी की आपूर्ति सभी जगह हो। WHO ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि स्वच्छ जल मिले, साफ सफाई हो, पर्यावरण साफ हो और ये 3 आवश्यक जरूरतें हैं हमारी ताकि हम सभी को जल जीवन मिशन उसकी शुरुआत की जाएगी। इसका उद्देश्य ये है कि सभी को जल आपूर्ति हो सके। 4,300 जो से अधिक जो हमारी लोकल बॉडी है वहाँ पर जल मिल सके, पानी मिल सके और सभी जगह पानी
तक पहुंच सके, पानी का कनेक्शन दिया जा सके, और जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी आगे बढ़ाएंगे। और इसको 5 सालों में इसको लागू किया जाएगा। इसमें परिव्यय होगा 2,87,000 करोड़ का परिव्यय आएगा, इसमें खर्च आएगा। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, इसको और अधिक स्वच्छता को बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों में हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से स्वच्छ प्रबंधन के लिए प्रयास करें, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए प्रयास किए जाएं, और कूड़े को अलग किया जा सके प्लास्टिक से, और जो हवा में प्रदूषण होता है उसको कम किया जा सके, और जो निर्माण के क्षेत्र में जिससे प्रदूषण होता है उसको भी ठीक किया जा सके। और जो इसके लिए डंप साइट जो है स्वच्छ भारत मिशन में 2 इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए कुल वित्तीय आवंटन होगा 1,47,678 करोड़ का 5 वर्ष के लिए। 2020-21 से ये कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। क्लीन जल, स्वच्छ वायु हो, क्योंकि पर्यावरण दूषित होता है, उसके लिए 2,217 करोड़ रुपए 43 शहरी क्षेत्रों के लिए रखे जाएंगे, जो हमारी जनसंख्या है इस क्षेत्र में। और जो स्क्रैप की, इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी हम अलग से नीति का घोषणा करेंगे, जो स्क्रैपिंग नीति है, ताकि जो पुराने जो हमारे कूड़ा कचरा है उसको, इससे जो ईंधन है वो ईंधन हमारा जो है पर्यावरण के अनुरूप होगा, और कचरा जो है, और हम तेल का जो आयात करते हैं उसके खर्च में कमी आएगी। और इसके लिए फिटनेस टेस्ट होगा, व्हीकल का, वाहनों का फिटनेस टेस्ट होगा। 20 वर्ष के बाद अगर वाहन है, और 15 वर्ष जो वाणिज्यिक वाहन है उनके 15 साल, और बाकी दूसरे निजी वाहनों के लिए 20 साल। इसके लिए मंत्रालय कदम उठाएगा। वैक्सीन, नई कोकन वैक्सीन जिसका भारत में बनाया गया है, और जो 5 राज्यों में, जो सारे देश में जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। 50,000 बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है उसको रोका जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है कोविड-19 वैक्सीन के लिए इस वर्ष 2020-21 में। मैं यदि आवश्यकता होगी तो और भी निधियां उपलब्ध कराऊंगी। जहां तक बजट परिव्यय का संबंध है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यह 2,23,846 करोड़ रुपए रखा गया है, और इसके अनुसार यह 2021 में जैसा कि हमने देखा है कि जो भी था केवल 94,452 करोड़ का था, और यह वृद्धि होगी लगभग 127% की, और इसी की जो विवरण है वह अनुबंध 1 और 2 में दिए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरी बात पर जाती हूं, जो कि वित्तीय परिव्यय और ढांचागत विकास के संबंध में है। आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक, जो उत्पादन से संबंधित लिंक परियोजना है, इस संबंध में मैं आपके सामने बहुत ही दबाव देकर यह कहना चाहती हूं, जहां तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का संबंध है और विनिर्माण क्षेत्र का संबंध है, इसके लिए विनिर्माण को दुगने अंक पर बढ़ना होगा। जहां तक विनिर्माण कंपनियां हैं उन्हें बहुत ही अभिन्न अंग बनाना होगा विश्व स्तर पर आगे बढ़ने के लिए, और साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाना होगा, ताकि सभी प्रकार की PIL योजनाएं हैं वहां पर विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए। और यह 13 क्षेत्रों में दिए गई है, और भारत सरकार ने इसके लिए 1.97 करोड़ रुपए 5 वर्ष की अवधि के लिए दी गए हैं, जिसकी आरंभ इसी वर्ष से होगा। इसके साथ ही हमें स्वास्थ्य और हमारे जो मूलभूत क्षेत्र हैं उसमें हमें विश्व स्तर पर हम उभरेंगे, और हमारे युवाओं को इससे रोजगार भी मिलेगा।
जहां तक कपड़ा का संबंध है, टेक्सटाइल का संबंध है, मैं कहना चाहती हूं कि विश्व स्तर पर हम चाहते हैं कि प्रतिस्पर्धा करें। इसके लिए बहुत ज्यादा निवेश की आवश्यकता है और इसके लिए एक योजना है मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क। यह शुरू किया जाएगा PIL योजना के अतिरिक्त और इसके माध्यम से विश्व स्तर का ढांचागत विकास किया जाएगा और इसमें ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे कि विश्व स्तर के जो चैंपियन हैं वह निवेश में हम उनको बढ़ा सकें। 7 ऐसे पार्कों की स्थापना की जाएगी 3 वर्ष के भीतर। इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन जहां तक ढांचागत विकास का संबंध है, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन जिसकी घोषणा मैंने दिसंबर 2019 में की थी, वह अपने आप में एक अलग प्रकार की योजना थी। पूरी जो सरकारी योजना है जो कि भारत सरकार द्वारा की गई है, NIP, इसकी 6,805 परियोजनाओं के साथ शुरू की गई थी। यह परियोजनाएं जो पाइपलाइन है यह 7,400 योजनाओं तक फैली है। लगभग 217 जो परियोजनाएं हैं जो कि 1.10 लाख करोड़ के हैं, कुछ मूलभूत परियोजनाओं के और मंत्रालय के तहत उनको पूरा कर दिया गया है। यह जो हम एक विशेष लक्ष्य लेकर चले हैं और यह सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि वह आगामी वर्षों में से पूरा करेगी और इसमें बहुत ज्यादा हमें निधियां चाहे सरकारी और वित्तीय क्षेत्र से मिलेंगे। इस वर्ष के बजट में मैं प्रस्ताव करती हूँ कि मैं कठोर कदम उठाऊंगी। यह 3 तरीके से काम किया जाएगा। पहला काम किया जाएगा कि मैं संस्थागत ढांचागत विकास करूंगी और मैं जो आस्तियां हैं उनका विमुद्रीकरण करूंगी और साथ ही साथ जो खर्च है वह केंद्रीय और राज्य बजट में उसको भी बढ़ाऊंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लेकिन जहां तक ढांचागत नियम है वह लंबी अवधि के जो इसमें वित्त है वह पेशेवर रूप से इनका प्रबंधन किया जाता है और इसमें संस्थागत चीजों का विकास करना होगा। इसे परंतु के रूप में लाकर हम एक ऐसा काम करेंगे जिससे हम बेहतर रूप से काम करें और इसके अनुसार मैं एक ऐसा विधेयक लेकर आऊंगी ताकि हम ऐसे संस्थानों को विकसित कर सकें और इसके लिए मैंने 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं इस संस्थान के लिए और हमारी महत्वाकांक्षा